हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो कुरुक्षेत्र में मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले सूरजपाल सिंह अम्मू जी का। सूरजपाल सिंह अम्मू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। जी धन्यवाद सौरभ। नमस्कार। थोड़ी सी आवाज आप उनकी बढ़ा दें। और वारिस पठान साहब जो है वो बस बैठ रहे हैं, उनको माइक वगैरह लग जाए तो फिर यहाँ की बात हम आगे शुरू करते हैं। इस बीच में अम्मू जी, आज हम चर्चा जो कर रहे हैं मैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा था। मैं कोशिश तो ये थी कि वारिस पठान जी साथ में जुड़ जाते तो फिर हम एकदम बात कर लेते, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके दो बयान सुनवा रहा हूं। आप नहीं दिए हैं तो आपको सुनाने वाली बात नहीं, दर्शक सुन ले। मैं आपके सामने सबके वो बयान रखना चाहता हूं कि व्यूअर्स भी देख ले, और फिर मैं उसके बारे में आपसे पूछूंगा। तो दो बयान हमने आपके निकाल के रखे थे, वो अब आ रहे हैं, चलाए। अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। न तैमूर पैदा होगा, न औरंगजेब, बाबर, हुमायूं पैदा होंगे। हम 100 करोड़ है, अरे 20 करोड़ के जो नेता बनता ओवैसी नाम का, वो हमको हाथ दिखा दे। हम सरकार नहीं बनने देंगे। अबे अपना घर तो ठीक है। छोटे भाई का पजामा बड़ा पहनता है। पाकिस्तानी को हम यहाँ से घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे। ये प्रस्ताव पर पास पर मुझे आपत्ति है। इस देश से निकालो, ये प्रस्ताव पास हो। जब 1947 के समय देश का बंटवारा हुआ, हमने 10 लाख लोगों की लाशों को देखा, हमारे बुजुर्गों, और 10 लाख लाशों को देखने के बाद उन लाशों का आज तक हिसाब नहीं है स्वामी। और हम इनको मकान दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, और पता चला है पटौदी में उनके पार्क भी बनने शुरू हो गए। पार्क का पत्थर उठाओ। गलती से कोई लव जिहाद वाला नकली आदमी मिल जाए, मुर्गा बनाओ, उसकी वीडियो बनाओ, और मुर्गे को चिकन में तंदूर में मत डालना। कानून बहुत सख्त है हरियाणा का, क्योंकि ये कानून केवल हमारे लिए है। ये गाय काटेंगे कोई बात नहीं, ये लव जिहाद करेंगे कोई बात नहीं, ये निकिता तोमर की हत्या करेंगे कोई बात नहीं। वारिस पठान जी जैसे ही जुड़ जाए हमारे साथ, मुझे प्लीज आप बताइएगा। अम्मू जी, ये बातें जो आपने कही हैं, इससे पहले मैं ये भी कह रहा था, और कल संघ प्रमुख ने जो बातें कही थी वो भी आपने सुनी होंगी। संघ प्रमुख कहते हैं अगर एक भी हिंदू ये कहे कि देश में मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। आप कहते हैं मुसलमानों को देश के बाहर फेंको। वो कहते हैं कि गौ माता पूजनीय है, और अगर गाय के नाम पर, गौवंश के नाम पर कोई लिंचिंग करता है तो वो हिंदुत्व को फॉलो करने वाला नहीं हो सकता। आप खुलेआम एक व्यक्ति की लिंचिंग हो जाती है, आप कहते हैं ठीक हुआ था, आरिफ उसका नाम था, आसिफ उसका नाम था। आप इन्हीं बातों में, आप अभी भाषण में ये भी कह रहे थे, इल्जाम दे रहे थे कि वो गाय काटते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको ये सब बातें करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बयान आप क्यों देते हैं? और ये पहले बयान नहीं है आपके, मैं आपके पुराने बयान भी निकाल के दिखा सकता हूं। सौरभ बोलूं मैं? जी बोलिए। सौरभ, जहां मैं रहता हूं वो सोना है, मेवात के साथ वाला एक कस्बा है। वहां पर आए दिन जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वहां पर 408 गांव थे नूह जिले में, वहां से 220 गांवों से हिंदू पलायन कर गया, निकाल दिया गया, उनकी जमीनों पर, उनके मकानों पर कब्जा कर लिए गए। वहाँ के दलितों के घरों को जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। वहाँ की बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुए। वहाँ पर सरेआम गायों को काटा जाता है सौरभ। वहाँ पर लव जिहाद की आए दिन घटनाएं होती हैं। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे दिल का दर्द मैं आपको बयां करना चाहता हूँ। हम लोग कड़वा नहीं बोलते, परंतु हमें कड़वा बोलने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? वो कारण यह है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। निकिता तोमर को सरेआम कॉलेज के बाहर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा तो गोली मार दी,
कोई नहीं बोला सौरभ, केवल हम लोग रोते रहे। इस प्रकार की अनेकों ने घटनाएं, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चरें बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, और तो और वहां धर्मांतरण की इतनी घटनाएं सौरभ, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे दर्द को समझे, जिस गाय को हम माता कहते हैं उस गाय को सरेआम काटा जाता है, हम विरोध भी ना करें। डेमोक्रेसी में विरोध करने का अधिकार हमको भी है। नहीं अम्मू जी, पूरा अधिकार है आपको डेमोक्रेसी में विरोध करने का। हमारी बात सुनो। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन भड़काने का अधिकार नहीं है सर। अगर निकिता तोमर की हत्या हुई तो उसके मुजरिम को पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाला। आप मेरी बात कंप्लीट हो, आप बोलिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप दो ही लोग हैं भरपूर समय। हत्या हुई, गुनाह था, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जेल में डाला। लव जिहाद के खिलाफ मेरे ख्याल से तो कानून आपके यहां भी बना हुआ है, नहीं बना तो आपको मांग करनी चाहिए कि कानून बनाया जाए, जैसे कि यूपी में बना दिया, या धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना दिया गया है कि आपने धर्म बदलकर या अपनी पहचान छुपाकर शादी की है अगर धर्मांतरण करने के लिए, तो वो भी एक गुनाह है। गौकशी गुनाह है, आपके राज्य में भी गुनाह है। तो इस सबके लिए एक जरिया है और वो है कानून व्यवस्था। पुलिस किस लिए है? आप पंचायतें बुला करके लोगों को एक समुदाय के खिलाफ भड़काएं, इस पर एतराज होता है। मैं जवाब दूं? जी बोलिए, फिर वारिस जी भी जुड़ गए, उनके पास जाऊंगा। जवाब दूं सौरभ? जी बोलिए बोलिए। हाँ, 17 पटौदी की 17 बेटियों के साथ जबरन उनका निकाह कराया गया, लव जिहाद की घटनाएं हुई। वहां पर अनेकों अनेक घरों के ऊपर कब्जे कर लिए गए सौरभ। वहां पर इस प्रकार बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां कर जबरदस्ती बैठे हैं। अगर उनको कोई कहने जाता है या पुलिस में कंप्लेंट करते हैं तो ये लोग इकट्ठे होकर दबाव बनाते हैं, तब जाके पंचायत का आयोजन हुआ है। आज की भी मैं घटना बता रहा हूं सौरभ आपको। आज भी एक व्यक्ति बागपत का उस्मान नाम का व्यक्ति वहां पर इसी प्रकार से दूसरे गांव में कहीं पंचायत हो रही, पटौदी के पास पंचायत हो रही थी, वहां पर उस व्यक्ति को पकड़ा है। जब उससे पूछा तो उसने हिंदू नाम बताया अपना, और जब उसको पुलिस ने पूछा, उससे पूछताछ की तो उसका नाम उस्मान निकला और वो बागपत का रहने वाला है। वो क्या करने आता है यहाँ पर? क्यों आ रहे हैं यहाँ पर लोग? बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं? पाकिस्तान से आने के बाद जो एयरपोर्ट के बाद गायब हो जाते हैं वो लोग कहाँ रह रहे हैं? मेवात में शरण लेकर बैठे हैं। किस किस को ढूंढे? पुलिस की गाड़ियों को तोड़ देते हैं, पुलिस के दलों के ऊपर हमले हो जाते हैं, वहां पर कोई बोल नहीं पाता। सैकड़ों गांवों में हिंदू एक भी नहीं बचा जी। 220 गांवों की लिस्ट में आपको दे देता हूं जहां पर हिंदू बचा ही नहीं। हम पंचायत भी ना करें, और पंचायत करना हमारा अधिकार है सौरभ। आप पंचायत कीजिए, आप जलसे कीजिए, आप अपनी मांगे रखिए, कोई एतराज नहीं है। मुझे हैरानी केवल इस बात की हो रही है कि आपका परिचय जो इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, सूरजपाल अम्मू जी, वो है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। आप तो सरकार में है साहब, आप सरकार की सरकार है, आपकी सरकार होते हुए अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आपको तो सबसे पहले अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए ना। खैर बोलिएगा आप इस पर भी। मैं जरा वारिस पठान के पास जा रहा हूं क्योंकि आपने अपने इस भाषण में मैं आऊंगा आपके चैनल सौरभ जी बोलिए। नहीं, मेरा अनुरोध है, मैं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपके साथ बैठा हूं। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता के नाते बुलाएंगे, मैं अलग से बैठूंगा, लेकिन वो आप है ना। चलिए ठीक है, मैं बदलवा देता हूं अभी, मैं बदलवा देता हूं अभी, लेकिन सच है ना, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। मुझे अगर भाजपा के प्रवक्ता के नाते बुलाया हूं, बिल्कुल हूं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं इनको करणी सेना अध्यक्ष लिखा जाए, इनके नीचे करणी सेना अध्यक्ष लिखिए। ठीक है वारिस पठान जी, हमने आपको इस कार्यक्रम में इसलिए बुलाया आज क्योंकि इनके भाषण में असदुद्दीन ओवैसी का भी जिक्र हुआ, और ओवैसी साहब ने अभी जो कहा था, एक बयान दिया था कि हम यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं बनने देंगे। इन्होंने वो तो नहीं बोला पूरा उन्होंने, लेकिन ये कहा कि वो कहते हैं कि सरकार नहीं बनने देंगे, पहले अपना घर तो देखें, और उनका जिक्र भी आया। और इनका पूरा जो फोकस है वो इस बात पर है कि इनके इलाके में जहां ये रहते हैं, हरियाणा में मेवात मुंह का इलाका, वहां पर मुस्लिम आबादी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसमें ये गौ हत्या की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं। जवाब दें। मैं अभी सुन रहा था सूरजपाल अम्मू जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी बात, उनका एक बयान आया था मेवाट में हरियाणा से, जब उन्होंने एक महापंचायत आयोजन किया था जिसमें तकरीबन 50,000 के लोग जमा थे, पूरा वीडियो वायरल हुआ था सब तरफ। उनमें इन्होंने कहा कि क्या हमको मुसलमानों को मारने का अधिकार नहीं है?
तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये भड़काऊ बयान नहीं था? ये डायरेक्ट वायलेंस इंसाइट करने वाली बात नहीं थी? ये दो समुदाय के बीच में दरार पैदा करने वाली बात नहीं थी? और थी तो इनके खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बात नंबर 2, अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि जो इस तरह की लिंचिंग करे, मॉब लिंचिंग में जो मुब्तला होता है वो हिंदुत्व का नहीं है। तो मैंने मोहन भागवत जी से सवाल किया था कि मोहन भागवत जी, आप सवाल का जवाब दीजिए कि आपने अक्टूबर 2019 में कहा था कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में वो बहुत खुश है। अब 2019 के बाद से आपने देखिए कितनी मॉब लिंचिंगें हो गई, कितने रेप बलात्कार हो गए। ये सिर्फ इनकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो दिल और दिमाग के अंदर एक नफरत की तरह बस गई है, ये उसका नतीजा है। ये गोडसे की आइडियोलॉजी है। जब एक इंसान को ये देखते हैं सौरभ कि अगर वो गाय लेके जा रहा है या भैंस लेके जा रहा है, वो उसकी तहकीकात नहीं करते, क्या वो पशुपालन के लिए लेके जा रहा है, किस लिए जा रहा है, उसकी इंक्वायरी नहीं करते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इसका नाम क्या है, अब्दुल है, इखलाक है, जुनैद है, पेलू खान है, बस उसको सब आके मॉब लिंचिंग करके उसको मार डालते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कट्टरता कहां से आई, ये रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ? ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है। अब बात नंबर 2, जब ये मारते हैं, सुनिए इंपॉर्टेंट बात है, और इनके कातिलों को पकड़ा जाता है, कातिलों को पकड़ने के बाद जब वो जमानत पर छूट के रिहा होते हैं तो यही भाजपा के केंद्र मंत्री जाते हैं, उनको हार पहनाते हैं फूलों का, उनको लड्डू खिलाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, उनको एक ऐसा बनाया जाता है कि सबसे बड़े ये हीरो है। उसमें इखलाक का कातिल जब उसका डेथ हो जाता है तो उसको हमारे देश के तिरंगे में लपेट के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको एक शहीद मार्टर का दर्जा दिया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोहन भागवत ने इसीलिए अल्फाज कहे थे कि जो आरएसएस और बीजेपी वाले कर रहे हैं नफरत की राजनीति फैलाने का काम उनकी तरफ था, तो क्या? ठीक है। दूसरी बात, अब उन्होंने मोहन भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू है, इफ इज अ पेट्रियोटिक, ही कैन नेवर बी एंटी इंडिया। एंटी इंडिया हो ही नहीं सकता अगर जो हिंदू है पेट्रियोटिक उसके अंदर है। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल है, 10 सेकंड में बताता हूं। 2010 में डिप्लोमेट थी माधुरी गुप्ता जो अरेस्ट हुई थी पाकिस्तान आईएसआई का स्पाइंग करने के लिए, उसको कन्विक्ट किया गया 2018 के अंदर। 2018 में ही निशांत अग्रवाल करके एक इंजीनियर था जो ब्रह्मो मिसाइल रिसर्च सेंटर नागपुर से इसको अरेस्ट किया था, जो आईएसआईएस के लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देता था। 2020 की घटना है जम्मू कश्मीर की, जहां पे डीएसपी देवेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया था, एक गाड़ी में से 2 मिलिटेंट को लेके जा रहा था, वो जो चंडीगढ़ उसको पहुंचाना था उनकी मदद कर रहा था। सौरभ शर्मा नाम का एक रिटायर्ड आर्मी इंडियन सोल्जर वॉज अरेस्टेड, हापुड़ से उसको अरेस्ट किया था उत्तर प्रदेश टेररिज्म स्क्वाड ने। टेररिज्म स्क्वाड ने उसको अरेस्ट किया था, रिटायर्ड आर्मी सोल्जर था वो। ही वॉज हेल्पिंग आईएसआई सिंस 2014। अब मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट में इसलिए बताता हूं कि गलत है, क्योंकि अगर ये सारे जो लोग हैं ये लिंचिंग के नाम पे या देशद्रोह के नाम पे इस तरह के काम करे तो हिंदू नहीं है तो इनका क्या करेंगे? अब आपका आरोप ये है कि अगर कोई हिंदू है, अगर वो देश विरोधी काम करता हुआ भी पकड़ा जाए, जासूसी करता पकड़ा जाए पाकिस्तान के लिए, तो उसको सजा नहीं, क्योंकि वो हिंदू है। और मुसलमान अगर गाय ले जा रहा है बेचने के लिए भी या पशुपालन के लिए भी तो भी उसकी लिंचिंग हो जाएगी क्योंकि वो मुसलमान है। आपने आरोप ये लगाया ना, ठीक है, अब मुझे जवाब दीजिए। मोहन भागवत ने कहा है, मोहन भागवत ने कहा है ये वाली बात। चलिए बोलिए। संचालक मोहन भागवत जी ने जो, अरे मोहन भागवत जी ने और भी बहुत सारी बातें की है वारिस पठान साहब। उन्होंने ये कहा है कि हम सबका डीएनए एक है। इतिहास गवाह है कि आपके पूर्वजों का नाम, आपके जो नेता है ओवैसी साहब, उनके दादा परदादा का नाम भी हिंदू है। आप गौर से उनका हिस्ट्री निकाल के देख लें। मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरे दादा परदादा का नाम मुझे पता है। मेरा नाम सूरजपाल है, मेरे बाप का नाम विजयपाल है, मेरे दादा का नाम भीम सिंह है, मेरे परदादा का नाम राम सिंह है, मेरे सबके नाम पता है। आप एक बार ओवैसी साहब से पूछ के देख लीजिएगा कि उनके परदादा का नाम क्या है। एक बात जो माने सरसंघ चालक जी ने कहा है, वो हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, हमको और आपको नज़दीक लाने के लिए कहा है। हम आपका सम्मान करते हैं, आपके धर्म का सम्मान करते हैं। मैं जब मस्जिद का आगे निकलता हूं तो सर झुका के चलता हूं। मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं। मैं मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं हूं, परंतु जो कट्टरता की बात आप कर रहे हो, जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के छोटे भाई, वो सरेआम जो हैदराबाद के अंदर गंदी गंदी गालियां देते हैं मन से, और वो कहते हैं पुलिस को हटा लो, मैं 15 मिनट के अंदर साफ कर दूंगा। इस प्रकार के चैलेंज आपकी पार्टी के नेता का भाई देता है, तब एक बार भी आपने नहीं बोला। हमारी मां बहन बेटियों के खिलाफ सरेआम अश्लील बातें की जाती है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, लव जिहाद के मामले होते हैं, गाय काट दी जाती है। हम गुस्सा भी ना हो,
हम विरोध भी ना करें वारिस साहब, आपने हम आपका सम्मान करते हैं। मुझे इनके पास कहने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे आरोप है, वो मैं इनसे पूछूंगा। अभी आपने एक आध गिनाए, इनके लिए भी है, लेकिन आपने भी कहा कि आप गंगा जमुनी तहजीब में यकीन रखते हैं। आपने कहा कि आप मुसलमान धर्म का, इस्लाम धर्म का सम्मान करते हैं, फिर आप क्यों मांग करते हैं कि मस्जिद बन रही है, मस्जिद नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल। फिर आप ये भी कहते हैं ना कि मस्जिद बन रही है आपके इलाके में, मस्जिद नहीं बननी चाहिए। आपको फिर आप एक सेकंड, उसके अलावा आपने ये क्यों कहा, आपने ये क्यों कहा कि मुसलमानों को हम मकान किराए पे नहीं देंगे, हम दुकान किराए पे नहीं देंगे? आप कह रहे हैं आप भाईचारे की बात करते हैं, आप उनके साथ रहने को तैयार नहीं है, उनको अपने मकान में किराए पर रखने को तैयार नहीं है। सौरभ भोड़ा गांव है, भोड़ा, पटौदी के पास एक गांव है भोड़ा कला, जहां पर ओम शांति का बहुत बड़ा सेंटर है, पूरा दुनिया जानती है। भोड़ा के अंदर जबरदस्ती एक प्लॉट पर कब्जा करके नींव खोदकर वहां पर 3 बार मस्जिद बनाने का प्रयास किया, पूरे गांव ने विरोध किया। वहां पर 10 मुसलमान भी नहीं रहते, वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो जबरदस्ती पटौदी में और बोड़ा कला में और आसपास के क्षेत्रों में वहां पर मकान किराए पे लेते हैं और मकान पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, किराए नहीं देते। अगर मकान मालिक उनसे किराए मांगना जाए तो वो लोग इकट्ठे होकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसी अनेकों ने घटनाएं। मैं किसी मस्जिद के, जो बोड़ा कला की मस्जिद है, उसको जबरदस्ती मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। वहां पर एक पुराना ढांचा खड़ा था, उस ढांचे को किसी से खरीद लिया और उसमें जबरदस्ती मस्जिद का निर्माण हो रहा है। जब गांव के लोग नहीं चाहते, गांव के अंदर एक भी मस्जिद नहीं है, तो उसका विरोध अगर लोग कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ जबरदस्ती मस्जिद ना थोपी जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, विषय की जानकारी क्योंकि ना वारिस पठान को है ना और लोगों को है, वहां पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई जा रही है। ऐसे अनेकों ने गाँव जहाँ हमारे मंदिर तोड़ दिए। 1992 के बाद हमारे सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, आज तक जांच नहीं हुई। अगर हम अपने उन मंदिरों को देखने जाए तो हमारे ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं मेवात के अंदर। हमारे दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है सौरभ। अब हम अगर कड़वा बोलते हैं तो हम बुरे हैं। अब मुझे तो आप ऐसे दिखा रहे हो मैं कितना बड़ा विलेन हूं, पता नहीं प्रेम चोपड़ा और अमजद खान की तरह मेरे को आप बना के दिखा रहे हैं साहब। मैं पढ़ा लिखा लॉ ग्रेजुएट हूं साहब, मैं कानून को मैं भी जानता हूं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, इनके लिए ये लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, लिंचिंग ये करते हैं, गाय की हत्या ये करते हैं। गाय का सुबह दिन निकलने से पहले वारिस पठान साहब आप विजिट करें मेवात की, मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप मेरे साथ चले। वहां पर मेवात में जाकर देखा कितने जिनका वीजा समाप्त होगा, कितने पाकिस्तान के लोग वहां जबरदस्ती। ठीक है, एक मिनट। वारिस पठान जी ये कह रहे हैं प्रताड़ित तो ये है, वहां पर घुसपैठिए बैठे, ये कह रहे हैं प्रताड़ित ये हैं, अल्पसंख्यक हम है। अब मैं इन्होंने 2 बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। सूरजपाल सिंह जी जरा सुनिए, आपने देश के बारे में कहा कि हमारे पूर्वज ये है। देखिए हमारा ईमान है, हमारा मान्यता ये है कि हमारे अब्बा थे आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए इंडिया में, इसलिए देश हमारे आदम अलैहिस्सलाम साहब का है, हमारे अब्बा का सवाल। अब बात नंबर 2, आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच के बारे में कहा, तो मैं बताऊंगा। अकबर साहब ने जब स्पीच दिया उसके बाद में वो लंदन में अपना हेल्थ का इलाज कर रहे थे, इलाज करते हुए छोड़ के आधा इलाज वो हिंदुस्तान में आए, हैदराबाद पुलिस के पास गए, सरेंडर किए, 40 दिन जेल में रहे, बाद में बेल पे आए, अब उनका ट्रायल चालू है। अब आप मुझे बताइए, आपने जो इतना भयानक बयान दे दिया, इसमें तो आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। बात नंबर 2, पतौड़ी में 2 दिन पहले जिसने जामिया के ऊपर जाके गोली चलाया था, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मुस्लिम महिलाओं का किडनैप करिए, उनका बलात्कार करिए। आप पुलिस ने भी उनको अरेस्ट नहीं किया, आप भी उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आप उस बयान का खंडन करते हैं या नहीं? अगर आप खंडन नहीं करते तो आप इस बात का तो आप समर्थन नहीं करते। चलिए, नहीं आप उनकी बात का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, यानी आप खंडन करते हो उनके बयान का। मैं ये समझ लूं ना कि आपने जो पतौड़ी में बयान जिसने दिया था उसका खंडन कर रहे हो आप उस पंचायत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप उसको पटौदी नहीं समर्थन करते, वेरी गुड, अच्छी बात है। पटौड़ी में बोल रहा हूं, मैं पटौड़ी बोल रहा हूं, पटौड़ी क्रिकेटर का नाम मुझे याद है, पटौड़ी बोल रहा हूं मैं भी। तो आप उसकी बात का जरा भी समर्थन नहीं करते। अच्छा, तो आप मोहन भगवत जी ने जो कहा
कि जो इस तरह की भाषा यूज करे, मॉब लिंचिंग करे, वो हिंदू नहीं है, तो अब उसके साथ आप क्या करेंगे? तो यही तो आप अगर कोई इंसान आपको पता चले, सूरज पाल सिंह 2 मिनट जरा शांति से सुन लीजिए, आपको अगर पता चले कि ये इंसान गाय लेके जा रहा है, उसको मार देगा, ये करेगा, पशुपालन अच्छी चीज है, तो हमारे देश में कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन है ना, आप क्यों जाके पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते कि भाई ये आदमी इस तरह का काम कर रहा है? पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, कानून है, उसको फांसी दे दो। आपको कानून हाथ में लेने का किसने अधिकार दिया, मैं ये पूछना चाहता हूं। मेरे पास संविधान की किताब है, ये देखिए, मैं भी एडवोकेट हूं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं साहब, मुझे भी कानून पूरा मालूम है। कानून हमारे देश में है या कानून नहीं है, मगर क्या हो रहा है सौरभ भाई कि ये लोगों ने इतना हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, इतना हेट्रेट पैदा कर दिया है कि ये लोग कायदा कानून कुछ नहीं मानते, संविधान के धज्जिए उड़ाते, संविधान को भी नहीं मानते, बस भीड़ इकट्ठा करना इनका काम है किसी भी वजह से। चाहे गौरक्षक के नाम पे हमारे देश के अंदर, मैं आंकड़े आपको दिखाऊं सौरभ भाई, तो गौरक्षक में 2014 से 2019 के अंदर हमारे इसमें 98% काउ रिलेटेड लिंचिंग हुई है हमारे देश में, जिसमें 86% लोगों को जिनको मारा है वो मुसलमान थे और 14% जो लोग थे वो दलित थे। तो इनको मारने का अधिकार किसने दिया? पुलिस है, कानून। एक मिनट जवाब देना चाह रहे थे, जब आप बोल रहे थे चलाएगी उनको। मैं चाहूंगा एक बार जवाब दें आपकी बात का। बोलिए अम्मू जी, बोलिए जी। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जब पुलिस उन गाड़ियों को रोकती है तो पुलिस वालों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते, अनेकों घटनाएं, अनेकों हत्याएं पुलिस अधिकारियों की और गोरक्षकों की हुई है। मैं वारिस पठान साहब को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, कट्टरता MIM के अंदर है। AIMIM का मतलब भी बता दे देश को। कट्टरता आपके अंदर है, मुसलमानों की राजनीति आप करते हैं, हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो देश के हित में सभी को साथ लेके चलने की बात कही है। आप उसका समर्थन नहीं कर रहे, आप उनका विरोध कर रहे हैं। ओवैसी साहब और कल से आप फड़फड़ा रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने कह क्यों दिया। अगर हम जोड़ने की बात करते हैं तो आप जोड़ने नहीं देना चाहते, अगर हमारे मुंह से कोई शब्द निकल जाए तो आपको तकलीफ होती है। आप अकरुद्दीन की बात कर रहे हैं, इतने मुकदमे पेंडिंग है उनके ऊपर, उनके जो भड़काऊ भाषण है, मैंने तो 2 दिन से बोलना शुरू किया है, वो तो लगातार बोलते आ रहे हैं। आप लोगों का तो बेसिक कट्टरता है। मैं कट्टर क्यों नहीं हो सकता भाई? अच्छा, मैं हिंदू, मैं कट्टर होने में आपको अच्छा, आपको इनकी कट्टरता अच्छी लगती है क्या? अम्मू जी आपने कहा कट्टर है, अम्मू जी आपने कहा कट्टर है, नहीं मेरी बात सुनिए। तो क्या आप तो आपको नहीं कट्टरता अच्छी लगती है, आप ऐसा बनना चाह रहे हैं? हम कट्टर नहीं है। फिर क्यों आप ऐसी बात? अभी आपने कहा ये दाढ़ी, मैं अब मैं कई बातें तो आपकी ऐसी हैं जो मैं सुनवा भी नहीं सकता। अब आपने कहा कि ये मूछें काटते हैं, हम अपने पे आ गए तो हम तो गला भी काट सकते हैं, ये आपने कहा कि नहीं कहा? सर मेरी बहन बेटियों को आप छेड़ोगे, मेरी बहन बेटियों का आप पिक्चर बनाओगे, कॉलेज के बाहर से उनको सरेआम उठाओगे, नहीं चलेंगे तो गोली मार दोगे। सर क्यों चूड़ी पहन के बैठ जाएं क्या? सौरभ बाबू कमाल करते हो। हम लोग अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं करें। ये देखिए यही वायलेंट है। अरे डिफेंस तो मेरे लिए भी बना, कानून तो मेरे लिए है सर। अम्मू जी आप आपके जैसे व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? मैंने पहले कहा आपके जैसे व्यक्ति को जो महत्वपूर्ण पद पे बैठा हो, जो खुद एक संगठन को चलाता हो, उसको क्या करना चाहिए? उसको जाकर के प्रशासन को कहना चाहिए ये तुम्हारी नाकामी है, तुम्हारा नकारापन है कि अगर ऐसा हो रहा है तो पुलिस के ऊपर हमले करते हैं। सौरभ जी पुलिस के ऊपर हमले करते हैं, इसलिए आपने मांग की कि गोरक्षकों को हथियार दिए जाएं। दिल्ली NCR के अंदर उठा के देख लें, मेवात के अंदर उठा के देख लें। आप मांग कर रहे हैं गोरक्षकों को हथियार दिए जाएं साहब? क्यों ना दिए जाएं सर? कानून में लिखा हुआ है गोरक्षकों को हथियार। जवाब दो अभी सौरभ भाई, क्यों ना दिए जाए बताइएगा मुझे। बोलिए वारिस पठान, बोलिए। सुनिए, अखलाक का मॉब लिंचिंग कर दिया। क्या अखलाक ने पुलिस पे अटैक किया था? जुनैद को ट्रेन में से निकालकर JSR नहीं बोलने के नाम पे उसका मॉब लिंचिंग कर दिया था। 17 साल का बच्चा था। क्या उसने पुलिस पे अटैक किया था? आसिफ नाम के व्यक्ति को मेवाट के अंदर मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया था। क्या उसने पुलिस पे अटैक किया था? अच्छा मुझे ये बताइए, एक सेकंड वारिस पठान, अब आप भी एक बात का जवाब दीजिए। नहीं एक सेकंड, आप भी एक बात का जवाब दीजिएगा। नहीं एक बात का जवाब दीजिए। आपने मुझे 3 उदाहरण गिनाए अभी। पहले कहा, आपने कहा क्या उसने पुलिस पर हमला किया था, वो पुलिस के रिकॉर्ड में होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन बाकी 2 मामलों में पुलिस ने जो कहा वो मैं जानता हूं। जुनैद का ट्रेन का वाकया हुआ तो पुलिस ने कहा था सीट को लेकर झगड़ा हुआ,
उसको बना दिया गया कि इसने इससे कहा कि जय श्री राम बोल, इसने नहीं बोला तो इसको चाकू मार दिया। पुलिस ने साफ कहा था कि सीट पर बैठने को लेकर, बर्थ को लेकर झगड़ा था। अटैक किया था। एक सेकंड मैं अभी आपने जेएसआर बोला ना, मैंने उसका जवाब दिया। आपने बोला जेएसआर नहीं बोला तो मार दिया। तो हर बात में ये जय श्री राम को भी ला देना, ये भी अलग किस्म का नैरेटिव है। अभी जो आसिफ की बात है, ये उस इलाके से आते हैं और आसिफ को लेकर भी इन्होंने पंचायत की थी। आसिफ जो मामला है उसमें भी पुलिस ने, मैंने पूरा मामला स्टडी किया, पुलिस के अलग अलग लेवल पर लोगों ने यह कहा कि एक तो वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था और उसका अपने ही गांव के लोगों के साथ झगड़ा था। उसने भी एक किसी के ऊपर जानलेवा हमला पहले किया था, वो आदमी बच गया और उसने पलट के जब उसको मौका मिला उसने उस पर वार किया, उसमें वो मारा गया। ये दो गुटों की लड़ाई थी जिसमें वो मारा गया। इसको भी लिंचिंग बता दिया गया कि ये मुसलमान था इसलिए मार दिया। बोलिए, अब बोलिए। सुनिए सौरभ भाई, एक बार ये वारिस जी बोल लें फिर इसका आप जवाब दीजिएगा। पंचायत बुलाई थी मेवाट में, इनके बाद वारिस जी बोल लें, इनके बाद आप मॉब लिंच आसिफ के बाद ही मेवाट में महापंचायत बुलाई गई थी जिसमें इन्होंने कहा कि क्या हमको मुसलमानों का मर्डर करने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये सही था, क्या ये वायलेंट एक्ट नहीं था? बिल्कुल गलत। इसके बाद और उन्होंने बहुत सारी चीज कही जो मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं आपके नेशनल टेलीविजन के ऊपर। अगर गलत है तो पुलिस ने इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों इन पे एक्शन नहीं हुआ? अरे इसीलिए मैं बोलता हूं ना सौरभ भाई, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मॉब लिंचिंग के वाकया जो हमारे देश में बढ़े हैं 2014 अगर ये सूरजपाल अम्मू जी ने ये सारे बयान नहीं दिए होते तो आज मैं इनको क्यों बुलाता? इन्होंने क्या कहा? नहीं, अभी इन्होंने इनको इसीलिए तो बुलाया ना कि इन्होंने बयान दिए, इनसे इसीलिए सफाई मांग रहे हैं। आपने बोला कैसे कर रहा हूं? अरे वो तो यहां भी बैठ के बोल रहे हैं। हाँ तो दुनिया सुन रही है सौरभ भाई, आज भी वो यहाँ पर बैठ के यही बोल रहे हैं कि हम चूड़िया पहन के बैठेंगे, क्या हम हाथ में ये करके। अरे आप चूड़िया मत पहनिए, पुलिस को बंद कर, अरे पुलिस कायदा कानून कचेरी बंद कर दीजिए ना साहब। फिर संविधान की क्या जरूरत है हमारे देश में? जब आप हाथ में ले लेना है तो संविधान की जरूरत क्या है बताइए ना मुझे। अभी सब कानून की बात कौन कर रहा है साहब? हाथ में ले लेंगे तो वकील क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा? आपने बोला ना कि हम लोग क्या चूड़िया पहन के। अरे साहब, जो मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है साहब, वो अनगिनत है। मैं इतना सारा तो बैठ लेके अगर बैठूंगा तो मुझे 3 घंटा सिर्फ डिबेट में लग जाएगा। देखिए, इसलिए आपके हर कहानी के दो पहलू होते हैं। वारिस पठान साहब, आपके पास भी कुछ होंगे दावे, इनके पास आसिफ का नाम लिया गया, आसिफ का नाम लिया गया, हरियाणा के आसिफ का नाम लिया गया, उसको लेकर के पंचायत की थी। सूरजपाल अम्मू उसमें मौजूद थे, मैंने वो भाषण भी आपका सुना है। मैं वो उस भाषण में सूरजपाल अम्मू आपके शब्द दिए थे कि हमारी बहन बेटियों के अश्लील वीडियो ये बनाते हैं, क्या हम इनका मर्डर भी ना करें? आपने ये बात कही थी सर। बोलिए सर, मैं आपको खंडन करिए इस बात का। आसिफ का मर्डर क्या है सर? स्टोरी बता रहा हूं आपको मैं, जो आपने बोलिए, जो आप अरे रुकिएगा भैया, अरे रुकिएगा। आपने जो सारी बातें सौरभ बताई, बिल्कुल आपने विस्तार से बताई, मैं इसमें कुछ और ऐड कर रहा हूं। वो लड़का आसिफ और उसके साथ गुंडे थे कुछ, जिनके ऊपर मैनपुरी के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर और कई राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज है। जो आपने बताया मैं इसको विस्तार से बता रहा हूं। यही आसिफ उन लड़कों की जो जिसने इनकी हत्या की थी, आसिफ की, उसका मर्डर, उसके साथियों का मर्डर करने के लिए एक मुस्लिम परिवार ने उन लड़कों को, हिंदू लड़कों को बचाया था। शेर जंग नाम है, शेर जंग उस परिवार का। आप पता कर ले वारिस साहब, बचाने वाले भी वही मुसलमान थे उस लड़के को। परंतु जब उन्होंने उन बच्चियों की वीडियो बनाकर समझ लीजिए आसिफ, तो समझ लो निर्दोष। रुकिएगा वारिस साहब, मैं नहीं बोला बीच में। अरे मैं आपको बताऊं वारिस साहब, उन लड़कों को, अरे रुको सर, रुको तो सही। उस आसिफ के साथ जो और लड़के थे उन्होंने जो हरकत की वो मैंने आपको बता दी। सौरभ, आसिफ के साथ जो लोग थे उनके खिलाफ भी अनेक दर्जनों मुकदमे। बकरा गैंग, एक नाम बोल रहा हूं मैं, बकरा गैंग, वहां पर एक है जो वहां पर इस प्रकार का गिरोह चलाता है। निकिता तोमर की सरेआम हत्या कर दी गई वारिस साहब। ओवैसी साहब एक बार नहीं बोले, आपके किसी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उस बच्ची को सरेआम गोली से तौसीफ ने मार दिया। आप हमसे बात करते हैं। अच्छा, मेरा कहना क्या है ना, देखिए अम्मू जी, दिक्कत यही है, आज भी दिक्कत यही है, आपकी भी दिक्कत यही है और वारिस पठान की भी दिक्कत यही है। जब आसिफ मारा गया, सर मुझे भी 10 सेकंड दे दें बीच बीच में। आसिफ मारा गया, वो अपराध था, उसको कम्युनल अपराध बना दिया गया, उसको बना दिया गया धार्मिक अपराध कि मुसलमान था इसलिए मारा, गलत किया। ऐसे ही आप निकिता तोमर के साथ करते हैं। निकिता तोमर को मारने वाला मुसलमान है, लेकिन निकिता तोमर को इसीलिए नहीं मारा कि निकिता तोमर हिंदू थी, वो भी अपराध था, लेकिन धार्मिक, उसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं?
धार्मिक रंग नहीं दे रहे सर, हम तो कह रहे हैं कि वो बच्ची को सरेआम मार दिया गया, इनका किसी एक नेता ने विरोध नहीं किया, किसी ने कोई, ये जुनैद की बात करते हैं, जुनैद के परिवार से हमारे लोग जाके मिले होंगे, अनेकों अनेक बार मिले होंगे, हम लोग और लोगों के साथ मिलना जुलना हमारा लगातार है, मेवात के अंदर आज भी हमारा भाईचारा है, परंतु ये लोग जो हैदराबाद से कैसा भाईचारा है, अब मुझे कैसा भाईचारा है, आप अपने भाषण की शुरुआत करते हैं कह के कि क्या यहाँ कोई पाकिस्तान की औलाद बैठा है, आप ये बोलते हैं कि नहीं बोलते, और किसको बोलते हैं? बिल्कुल, कौन है पाकिस्तान की औलाद यहाँ? आज जो जासूस वहां बैठा होगा उसका विरोध तो करेंगे साहब, वो पाकिस्तान की औलाद है जो पाकिस्तान से इंडिया का वीजा लेकर आकर आज भी मेवात के अंदर छुपे हुए बैठे हैं, और उनको संरक्षण कौन दे रहा है? कुछ लोग, उनके नाम में टेलीविजन पर जाहिर नहीं करना चाहता सौरभ, आप एक बार चेक करा ले। आपके भाषण को सुनकर तो ऐसा लगता है कि आप सारे मुसलमानों को पाकिस्तान की औलाद मानते हैं। सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं कहूंगा, ना कहता हूं। यही तो मेरा सवाल है। अनेक हजारों लाखों मुसलमान मेरे मित्र होंगे, मेरा भी उस परिवारों में, मेरा भी आना जाना उन परिवारों में, ऐसा ना मैंने कहा ना मैं कहता हूं, परंतु जो देशद्रोही है, जो सीए का विरोध करते हैं, शाहीन बाग के अंदर बैठकर जो दिल्ली में दंगा भड़काते हैं, सब उनके खिलाफ तो हम बोलेंगे, क्यों ना बोले? मतलब हमको गोहत्या अगर कोई करे, हमारी गाय माता को मारे तो हम ना बोले, अच्छा। निकिता तोमर को कोई मारे तो हम ना बोले, सीए के समर्थन में ये लोग विरोध में बैठते हैं और वहां पर दंगे भराते हैं दिल्ली के अंदर, तो ओवैसी साहब उनका पक्ष लेते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी को तो बोलने दो, क्या हिंदुस्तान हमारा नहीं है क्या? नहीं, आप बोलो, विरोध जताओ, कानूनी तरीके से करिए, जो करना है, किसी को ऐतराज नहीं। बोलिए पंचायत करना, अच्छा सुनिए सौरभ भाई, नहीं है साहब। अच्छा बोले बारिश पठान, हिंदुस्तान पर इनका है उतना ही, अभी जरा सा अमू भाई 10 मिनट, जितना अधिकार इनका हिंदुस्तान पर है उससे ज्यादा अधिकार मेरा है हिंदुस्तान पर, क्योंकि मैं यहाँ पर बाय बर्थ और बाय चॉइस हूं, क्योंकि हम लोग वो है जिन्होंने पाकिस्तान के जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ना इसके लिए हमारा गलत कह रहे हैं आप, ज्यादा है। कैसे आपका हक है? आपका कैसे हक है वारिस साहब? ना आपका हक कैसे है? आपका हक है, अरे आपका हक कैसे है? बाय चॉइस है, ऐसा क्यों नहीं है मेरा हक? चलो बताओ क्यों नहीं है मेरा हक? क्यों नहीं है मेरा हक? ये देख लीजिए, ये जो संविधान है साहब, इसने मुझे अधिकार दिया है, ये संविधान, ये संविधान है, ये संविधान, ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मैं संविधान को मानता हूँ। सुन्नी सर, आप सीआर सुन्नी का चक्कर है, पाकिस्तान नहीं गए, ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मैं इस देश का शहरी और नागरिक हूँ। बारिश साहब, अरे आपको कौन बोला आपको ये सब बातें? ये भी दिया था, तो आप बोलिए, मुझे मेरा मौका, मेरे टाइम में आप बोलिए। अच्छा मेरे टाइम में आप बोल रहे हैं। अम्मो जी 1 मिनट, अम्मो जी, अरे आप सुनिए, बारिश पठान साहब, सौरभ भाई कैसा चलेगा? आप ही बोले, आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए, आज आपका जितना इस देश पे हक है उतना ही इनका है, उतना ही मेरा है, उतना ही इस देश के 140 करोड़ लोगों का है। आपके बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने भारत में रहने का फैसला किया, ये उनकी चॉइस थी, लेकिन जो संविधान आप बार बार दिखा रहे हो, वो संविधान सबको बराबर का हक देता है। अब आप अपनी बात बोलिए। बराबर है, ये बोल रहे ना मुझे अधिकार नहीं है रहने का, इसके लिए मैंने संविधान दिखाया है कि मुझे भी इक्वल राइट है। संविधान ने मुझे आर्टिकल 19, 20, 21 के अंदर फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी दिया है। अब बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि आसिफ ऐसा था क्रिमिनल, चलो मैं बोलता हूं आसिफ बहुत बड़ा क्रिमिनल था, इनको अधिकार किसने दिया उसका मर्डर कर देने का? मुझे बताइए, कानून व्यवस्था है नहीं? और सुनिए बात, हमने हमेशा से हर किस्म के वायलेंट और वायलेंट एक्ट का खंडन किया है, हर किस्म के टेररिस्ट और टेररिज्म एक्ट का खंडन किया है। असद ओवैसी साहब वाहिद वो इंसान थे हिंदुस्तान में जिन्होंने बगदादी को, ISIS के सरगना को जहन्नुम का कुत्ता कहा था, हेल ऑफ डॉग। तो हमने तो हमेशा से हर तरह कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं बारिश पठान साहब? आपका बयान है, आपका अपना बयान है। मैं बोलूंगा, एक सेकंड, मुझे 1 मिनट, आपका अपना बयान है। सुनिए, आपने नहीं बोला था, आपने नहीं बोला था हम 15 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हो, हम 15 करोड़ भी 100 पर भारी पड़ेंगे, या 25 करोड़ भी 100 पे भारी पड़ेंगे। आपने बोला था कि उसके बाद आपने मेरा नहीं सुना। नहीं, अब सुनिए, आपने टॉपिक निकाला तो मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, मुझे अब टॉपिक निकाला तो मुझे क्लियर कर दीजिए। जो बयान था मेरा उस दिन, मेरे स्टेज पे काफी मेरे हिंदू भाई बहन बैठे हुए थे, मेरे क्रिश्चियन, मैंने क्या बोला था?
हम 1500 है, वो 100 है। सीए एनआरसी का था वो स्टेज, 1500 की जगह 15 करोड़ निकल गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैंने ना हिंदू वर्ड यूज किया, ना मैंने मुसलमान वर्ड यूज किया था। उसके बाद मैंने दूसरे दिन चैनल पर आकर पूरी तरह मैंने लाइव आकर कहा कि अगर स्लिप ऑफ टंग 1500 की जगह सुनिए करोड़ अगर निकल गया तो क्या मेरे को फांसी दे देंगे? क्लैरिफाई। मैंने हिंदू मुसलमान बोला, उसके 1 सेकंड बाद आपने वीडियो वो नहीं चलाया सौरभ भाई, 1 सेकंड बाद मेरा ये है कि हमारे हिंदू भाई, सिख भाई सब हमारे साथ बैठे हैं यहां और सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। मगर मीडिया को था वारिस पठान को पब्लिसिटी देना है उनके नाम से, दो पब्लिसिटी क्या फर्क वारिस साहब, लेकिन वो क्या एक कहावत है ना कि उसके बाद में उसको बताइए। नहीं, आपने जो बोला वो तो मैसेज चला गया ना। गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है, उसके अंदर नफरत की राजनीति मत करिए, नफरत की राजनीति मत करिए। वारिस पठान साहब, अभी बात उठी थी अकबरुद्दीन ओवैसी की, इनसे तो सूरजपाल अम्मू से आप खंडन करिए। सूरजपाल अम्मू से तो पानी पी पी कर मैंने भी सवाल कर लिया, आपने भी कर लिए। नहीं, आप सूरजपाल अम्मू के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मैंने इनके बारे में, मैंने ही इनके बारे में बोला जो बोला, पटौड़ी के अंदर जो मैंने इनके बारे में बोला, इनके सारे बयान निकाल के मैंने ही दिखाए। लेकिन आपसे जब अकबरुद्दीन ओवैसी की बात हुई तो आपने बड़ी आसानी से एक लीगल पहलू निकाल दिया कि उनको तो जेल में डाल दिया था। क्या माफी मांगी अकबरुद्दीन ओवैसी ने या असदुद्दीन ओवैसी ने? एक बार बोला, गलत बोला था आपने, बोला स्लिप ऑफ टंग, आपने अपने लिए बोला स्लिप ऑफ टंग। कोर्ट में मैटर है। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले स्लिप ऑफ टंग था, मुझसे गलती से निकल गया। मैंने हिंदू मुसलमान वर्ड यूज किया था। एक मिनट, अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया था, मेरे बयान में हिंदू मुसलमान अल्फाज था। अकबरुद्दीन ओवैसी बोले थे, तो केस हुआ ना, केस हुआ, माफी मांगी, माफी क्यों नहीं मांगी? और अमू साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये ओपन थ्रेट कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई केस हुआ क्या बताइए मुझे? मैं बोलता हूँ हरियाणा की सरकार को, दिल्ली की सरकार को इन पर केस करना हो, केस करे। केस हुआ क्या, क्यों नहीं किया? सुनिए सर, आप अपनी गलती को कभी स्वीकार करना चाहिए, तो करना चाहिए ना, अपनी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अगर आपके नेता ने बोला, आप अगर ये मोहन भगवत की बात नहीं मानते। वारिस पठान साहब, मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप खामोश रहिए, पूरी ईमानदारी से बोलेंगे, एक मिनट आपको खामोश आप ईमानदारी से बात कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, नहीं आप अमू साहब, आप मानते हैं एक बात को कि सौरभ भाई आप भी मानते हैं एक बात को, मैं भी मानता हूँ कि मॉब लिंचिंग एक बहुत ही घिनौना क्राइम है। मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल। मेरा एक सवाल का जो मानते हैं मॉब लिंचिंग एक बहुत घिनौना क्राइम अगर है तो मोदी जी इस क्राइम के खिलाफ, अरे सुनो भाई, हमारी भी सुनो, मैं बोलूंगा फिर आप पार्लियामेंट में बोले, हर जगह बोल रहे कि इसके खिलाफ सख्त कायदा बनाइए, कानून बनाइए। क्यों नहीं बनाते कायदा कानून? अरे क्यों नहीं बनाते बताइए ना। वारिस पठान साहब, मेरे पास देखो 3-4 मिनट बाकी है, मेरी बात सुनिएगा। वारिस पठान साहब, अम्मू जी समय 1 मिनट में आऊंगा, अम्मू जी आपके पास 1 मिनट। वारिस पठान मेरी बात, वारिस पठान बात सुनिए प्लीज। इन्होंने जो बयान बोला, एक तो पब्लिकली बोला था और वो ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आज लोगों को हमने सुनवा दिया। आज भी बहुत लोगों ने सुन लिया होगा। पुलिस को इनके बयान में गलती दिखाई देगी तो अरेस्ट हो, ये अगर इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो ये अरेस्ट हो, तो फिर ये डिजर्व करते होंगे, वो पुलिस को तय करना है। अब मैंने इनके 4 बयान निकाले। क्या लगता है? एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, दिल से बोलिए। आपने तो सब निकाल दिया ना। मेरी बात रुको भाई, क्या लगता है? मेरी बात सुनिए अम्मू जी, 1 मिनट। अम्मू जी मैं आऊंगा आपके पास, आप बोल लेंगे 1 मिनट। वारिस पठान साहब मेरी बात सुन लीजिए। मैं इन्होंने कहा कि मुसलमानों को देश से बाहर निकालो, मैंने कहा गलत बोला आपने। इन्होंने और जितने बयान दिए मकान किराए पे मत दो, मैंने कहा आपने गलत बोला। हालांकि ये जस्टिफाई करते रहे, लेकिन मैंने कहा ये गलत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सीधा, आपने अपने बयान को तो स्लिप ऑफ टंग कह दिया। अकबर ओवैसी ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, आप बोल दो कि गलत बयान था, बोल दो गलत बयान था, बोलो, केस डिसाइड करेगा। अरे छोड़ो सर, आप क्या बात करते हो? वसीम भाई, इसी को कहते हैं, यही है डुप्लीसिटी और हिपोक्रेसी, इसी को बोलते हैं। अरे सौरभ भाई, मैं क्या बात करते हैं आप? मैं एडवोकेट। 15 अरे एडवोकेट से क्या होता है सर? इतना कानून मैं भी जानता हूँ। मैं आपसे एज वकील नहीं पूछ रहा, एज इंसान पूछ रहा हूँ, एज एन इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे नागरिक की तरह पूछ रहा हूँ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह पूछ रहा हूँ आपसे। आप बोलिए, आपका नेता कोई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे, राइट और रॉन्ग? नहीं, सुनिए, हमारे नेताओं ने बहुत सी देश के अंदर एकता अखंडता की बात की, उसके आप जिक्र नहीं करते। हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के अंदर 10 स्कूल चलाते हैं, जिसमें स्कूल चलाते हैं तो ये बोलेंगे कि पुलिस हटा लो, तो हम बता देंगे कौन क्या कर सकता है। स्कूल चलाने से ये बोलने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? हॉस्पिटल है, वारिस साहब, मेडिकल कॉलेज है। सुनिए,
4 हॉस्पिटल, 4 सुनने आप बोलने दीजिए सौरभ भाई। 4 हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें हमारा हिंदू भाई बहन सब इलाज करते हैं। तो सही यार, वो कब्जे कर करके बनाया हुआ, रुको ना जरा। आपको सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान दिख के आप बताते हो, वो इंसान जो पूरे लॉकडाउन के अंदर 16 लाख लोगों के घर में राशन पहुंचाया, वो आप कभी नहीं बताओगे उस इंसान का। वाह, ये डुप्लीकेसी है। ये सब बताएंगे, सारे अच्छे काम बताते हैं, सारे अच्छे काम बताते हैं। लॉकडाउन के दौरान आपकी पार्टी के एमएलए एमपी ने जो काम किया वो भी दिखाए। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मैं टीवी पे वो दोबारा दिखा भी सकता हूँ। आप पे इतना तो रखिए कि गलत को गलत बोल सके। बहरहाल सूरजपाल अम्मू बोलिए। सूरजपाल अम्मू ठीक है पठान साहब, अब आप इनको चुप करिएगा। बोलिए बोलिए, अब आप इनको चुप करें। वारिस चुप है, वारिस सुने, वारिस पठान सुनिए, बोलिए आप, बोलिए साहब सुनिएगा, बोलिए। सौरभ, सिख बेटियों के साथ जो हुआ पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। जिस प्रकार से जबरदस्ती धर्मांतरण करके उन बच्चियों की जबरदस्ती कश्मीर के अंदर शादी की गई, आपने कभी बोला क्या ओवैसी साहब ने? वहां पर दिव्यांगों का जो धर्मांतरण हो रहा है, आपने कभी बोला क्या, विरोध किया क्या उनका? हजारों लोगों के धर्म परिवर्तन करा दिए गए, उनको लालच दे देकर आप बोले क्या? अगर मोहन भागवत आपको साथ रख के चलने की बात करते तो आपको तकलीफ होती है। हम लोग आपकी इतनी बातें बताएंगे, आप अरे लिखना भूल जाओगे। आप लोगों ने ग्रेजुएट है, आपको पता होना चाहिए। अरे बोलो ना, धर्मांतरण कौन करा रहा है? जो एटीएस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पकड़े हैं, अरे भैया सुनो ना, इन्वेस्टिगेशन हो गई है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो गई है, लोग का ज्ञान धर्मांतरण करने वालों को पकड़ा है, भाषण देने में, सौरभ अभी बोल रहे करने में। मेरे पास समय खत्म हो गया, मुझे अपनी बात आप 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। बोलिए। बहन बेटियों को आप उठा रहे हो। बहन सर, ये जिस प्रकार से इन्होंने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है, ओवैसी साहब उसका समर्थन कर रहे हैं, मूक समर्थन। आप अम्मू जी, मेरे पास समय खत्म हो गया है, मैं आपसे केवल एक बात जाते जाते पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। आप ये बताइए कि आपको अगर अपने इलाके में कुछ भी गलत होता दिखाई देगा, आप कानूनन उसका समाधान ढूंढेंगे या कानून अपने हाथ में लेंगे? एक बात में जवाब दे दीजिए, एक वाक्य में बस। निश्चित तौर पे कानूनन रूप से उसका समाधान ढूंढेंगे, ठीक है, परंतु पंचायत करके लोगों को जागरूक करने का काम भी करनी सेना करेगी। चलिए ठीक है। सूरजपाल अम्मू, वारिस पठान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे हम कुछ सियासी खबरों पर। सोनिया गांधी से मुलाकात करके पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 जनपद से अभी बाहर निकले हैं, और बाहर निकलकर उन्होंने क्या कहा, पूरी डिटेल्स देखिए पंकज भार्गव के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।